बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये ना लाइक हुसैन की बुक से ना सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस वीक के अंदर जो जो ना इम्पोर्टेंट है ना, यानी मेजर इवेंट्स जिनको हम कहते हैं, जो सारी हेडिंग्स हमने पढ़नी है वो हमारे पास इसमें 8 हैं। ये सारी 8 ठीक है। तो आपसे अगर कोई समरी भी पूछ ले ना सेकंड वीक की, तो आप ये 8 पॉइंट्स बता देंगे कि ना फॉर्मेशन ऑफ द बाइलैमिनर डिस्क। ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास डे 8 के अंदर बाइलैमिनर डिस्क बनती है, फिर हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बनती है डे 8 में, और उसके बाद प्रिमिटिव यॉर्क सैक बनता है डे 9 में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोटर्म बनती है डे 10 के अंदर, फिर कोरियोनिक कैविटी बनती है डे 12 में, सेकेंडरी यॉर्क सैक डे 13 में, इम्प्लांटेशन 12 और 13 डे के दरमियान में ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास ना लेकिनर सिस्टम डे 9 में बन गया था, और प्रिमिटिव कोरियोनिक विलाई हमारे पास डे 13 तक शो होते हैं। तो हमने ये सारे जब डे वाइज स्टडी की थी तो पढ़ी थी। अब हम देखने लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ द बाइलैमिनर डिस्क में क्या बात है। वही बात है हमारे पास कि डे 8 के ऊपर क्या होगा, एम्ब्रियोब्लास्ट जो होंगे वो एक बाइलैमिनर जम डिस्क बना देंगे कि हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में वो डिवाइड हो जाएंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक हो गया। हाइपोब्लास्ट क्या होते हैं हमारे पास, वो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और ना एपीब्लास्ट कौन से होते हैं, वो कॉलमनार सेल्स होते हैं। ये आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपको कॉलमनार सेल्स दिख रहे हैं जो ये एपीब्लास्ट हैं, और ये जो आपको नीचे येलो कलर के ना क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं हमारे पास ना हाइपोब्लास्ट है। इन दोनों ने मिला के क्या बना दिया, बाइलैमिनर जर्म डिस्क। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि ये ना फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। तब उन्होंने कहा यहाँ पे जो हमारे पास एपीब्लास्ट थी ना, ठीक है, ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स थे ये पहले तो क्या कहते हैं ना हमारे साथ साइटोट्रोफोब्लास्ट के बिल्कुल साथ थे, लेकिन फिर ना इनके दरमियान में ना एक ये छोटी सी कैविटी आने लग गई। ठीक है। ये छोटी सी जो कैविटी बन गई है ना इनके दरमियान में, इस पूरे कैविटी को कहते हैं हम एमनियन। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी। ठीक है। उसके बाद हमने इसे एमनियोटिक कैविटी कह दिया ना। अब उन्होंने कहा ये एमनियोटिक कैविटी पहले तो इन एपीब्लास्ट सेल्स और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान थी। फिर क्या हुआ कि ये जो एपीब्लास्ट सेल्स है ना, इन्होंने ना एक लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स ना इनके साइटोट्रोफोब्लास्ट और ना कैविटी के दरमियान में स्क्रीट कर दी। तो ये अब एक लेयर बन गई। इस लेयर के अंदर ये जो सेल्स हैं ना इनको हम एमनियोब्लास्ट कह देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एमनियोब्लास्ट ड्राइव फ्रॉम द नाम एपीब्लास्ट होते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एमनियोब्लास्ट है ना, ये एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं इससे, यानी ये सारी एक मेम्ब्रेन सी एमनियोब्लास्ट बना रहे हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम एमनियन कह देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस ये जो ना इसके दरम्यान में ये जो कैविटी होगी ना, ये जो कैविटी बनी है ये हमारे पास होगी एमनियोटिक कैविटी, और इसके अंदर फ्लूइड आ जाएगा जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कह देंगे। यहाँ पे वही सारी बातें यहाँ कर दें। ठीक है। तो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बन गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव यॉर्क सैक। अगर डे 9 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास प्रिमिटिव यॉर्क सैक हमें पता है किस तरह बनेगी कि ना हाइपोब्लास्ट जो होंगे ना, वो ना ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स थे इन्होंने एक ना वो फ्लैटेंड सेल्स की ना लेयर बना दी है यहाँ पे। ठीक है। उसको फ्लैटेंड सेल्स क्रिएट किए हैं जो कि आगे जाके फिर हमारे पास ना साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ उन्होंने लाइन किया है। ठीक है। तो ये जो इन्होंने एक मेम्ब्रेन बना दी इसको हम कहेंगे एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, और एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम था ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो अब इनके दरमियान में ये जो जगह बन गई है ना इसके दरमियान में, इसको हम या तो कह देंगे एक्सोसिलोमिक कैविटी। ठीक है। या फिर हम इसको एक्सोसिलोमिक कैविटी का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिमिटिव यॉर्क सैक या प्राइमरी यॉर्क सैक या फिर प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है। सारे इसी के नाम है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने कहा है कि अब ये जो हमारे पास ना बाइलैमिनर जर्म डिस्क है, अब वो किन किन चीज़ों के दरमियान में होगी। तो हमारे पास ऊपर वो एमनियोटिक कैविटी के साथ होगी, और नीचे वो प्रिमिटिव यॉर्क सैक। तो यानी हमारे पास जर्म डिस्क जो है वो प्रिमिटिव यॉर्क सैक और ना एमनियोटिक कैविटी के दरमियान में है। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है कि अब ये जो हमारे पास है ना एपीब्लास्ट की ये जो लेयर है, ये हमारे पास अब ना ऊपर जाके ना वहाँ पे उसके साथ एमनियोटिक कैविटी की तरफ जो है ना, तो ये हमारे पास होगी डोर्सल साइड, यानी ना पोस्टीरियर साइड जिसे हम कह देंगे। और ये जो हमारे पास इस तरफ जो हाइपोब्लास्ट वाली लेयर वाली जगह है ना, जो कि हमारे पास जुड़ी होगी इधर प्रिमिटिव यॉर्क सैक से, तो उसे हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेंट्रल सरफेस है। ठीक है। तो ये इन्होंने इस सरफेसेस क्या कहते हैं बता दें कि डोर्सल सरफेस जो होगी वो ऊपर एपीब्लास्ट वाली साइड पे होगी, और वेंट्रल सरफेस जो होगी नीचे है हाइपोब्लास्ट वाली सरफेस पे। ये हमारे पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव यॉर्क सैक। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो अब डे 10 के अंदर मैंने ये बात भी बताई थी कि हमारे पास यही जो ना है ना एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, यही एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन जो है ये कुछ सेल्स को स्क्रीट करेगी बिटवीन ना इटसेल्फ एंड द साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहाँ आगे डायग्राम के अंदर भी दिखेगा और आगे थ्योरी में भी दिखेगा। ये देखें अब ये हमारे पास थी ना एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, तो इस एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन ने ना बाहर हमारे पास ना सेल्स कुछ स्क्रीट किए। ठीक है। वो जो हमारे पास यानी अब सारी ये बाहर इन्होंने क्या बना दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बना दिया। ये सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गई है। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और 11th ना बाय द एंड ऑफ द 11th डे जो है ना, पूरा जो हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी ना, प्रिमिटिव यॉर्क सैक भी और एमनियोटिक कैविटी, ये दोनों अब हमारे पास ना इस पूरे के पूरे किसके अंदर आ गई हैं,
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर आ गई हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गई है। और ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास होना है कोरियोनिक कैविटी बननी है। तो ये अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है ना, पहले तो ये हमारे पास ना इस तरह बिल्कुल ना स्मूथ सी थी। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास कि इसके अंदर ना हमारे पास कुछ ना क्लेफ्ट्स और स्पेसेस आने लगे, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ना कुछ क्लेफ्ट्स और स्पेसेस इसके अंदर आने लग गए। ये क्लेफ्ट और स्पेसेस जो थी ये हमारे पास ना कॉम्बो हो गई, आपस में फिर जुड़ गई, और जुड़ने के बाद इन्होंने क्या बना दी, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने कोरियोनिक कैविटी बना दी है। ठीक है, अब ये जो कोरियोनिक कैविटी है इसने 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को। एक जो इसके अंदर वाली लेयर थी ना उसे हमने कह दिया स्प्लैंक्निक मेसोडर्मल लेयर, और जो इसके बाहर वाली लेयर थी ना उसको हमने नाम दे दिया सोमैटिक लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ना इन 2 लेयर्स में डिवीजन होगी। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो हमारे पास बाहर थी ना सोमैटिक, वो और उसके बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट है, इस सारे को मिला के हम कहते हैं कोरियन। और इसके अलावा ना हमारे पास ये कोरियन जो है ये एक सैक सा बना लेता है, और इसको हम कह देते हैं कोरियोनिक सैक। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है कि ना हमारे पास यहाँ पे अब ये सारी बातें वही सारी हैं। अब आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कि कॉडल एंड ऑफ द एम्ब्रियो जो होता है ना वो हमारे पास ना कोरियोनिक्स से ना हमारे पास ना वो होता है, यहाँ नहीं, उन्होंने कहा ग्रेजुअली द एमनियन बिकम्स फ्री फ्रॉम द कोरियन। ये जो हमारे पास बीच में एमनियन था ना, ये सारा ये जो बन गया था ये हमारे पास ना कोरियन से फ्री हो जाता है। लेकिन एक जगह रहती है जहाँ से हमारे पास ना ये फ्री नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास ना जो कॉडल एंड है ना, कॉडल एंड कौन सा होता है, जो हेड वाला एंड होता है, वो कॉडल एंड जो है वो हमारे पास ना एम्ब्री कोरियन से जुड़ा रहता है। ठीक है, और ना वो एक मेसोडर्मल ब्रिज यानी हमारे पास बन जाता है। वो जो मेसोडर्मल ब्रिज होता है उसे हम कनेक्टिव स्टॉक कहते हैं। देखिए यहाँ पे वो नहीं हो रहा, आगे जाके देखें तो यहाँ पे भी वो अलग नहीं हो रहा, और इधर देखें तो ये भी। और ये हमारे पास ये क्या है, ये ब्रिज सा बना है जिसे हमने कनेक्टिंग स्टॉक कह दिया है। ये कनेक्टिंग स्टॉक के आगे हमने पढ़ा था अम्बिलिकल वेसिकल, सॉरी वो अम्बिलिकल कॉर्ड बना देता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड होती क्या है, एक हमारे पास ना वो वेस्कुलर क्या है ना केबल होती है जो कि हमारे पास एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से ना जोड़ती होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी योक सैक नेक्स्ट आ रहा है। उन्होंने कहा 12th डे ऑफ डेवलपमेंट में क्या होगा, हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट सेल्स होंगे ना, यही जो अंदर हमारे पास ये हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं 12th डे के अंदर, ये हाइपोब्लास्ट अब ये अंदर तो बना हुआ है प्राइमरी योक सैक। अब ये प्राइमरी योक सैक के अंदर हमारे पास ना हाइपोब्लास्ट सेल्स प्रोलिफरेट करके कुछ क्यूबॉइडल सेल्स बना देंगे। अब जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना वो हमारे पास इसके अंदर प्रोलिफरेट करेंगे, और प्रोलिफरेशन से क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास पुराने सेल्स थे ना, वो पुराने सेल्स ना बाहर पिंच ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके अंदर ना वो एक इससे छोटी कैविटी बना देंगे। यानी पहले प्राइमरी योक सैक बड़ी थी, अब उससे भी छोटी कैविटी बनानी है। वो छोटी कैविटी हमारे पास ये बन गई है सेकेंडरी योक सैक। ठीक है, अब छोटी कैविटी के लिए हमारे पास जो ना लार्ज पोर्शन ऑफ द ना सीलोम बाहर निकाला है ना, ठीक है, तो वो हमारे पास ना जो निकाला है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास ये जो निकल रहा है ये हमारे पास यहाँ पे सिस्ट के तौर पे एक्सोसिलोमिक सिस्ट के तौर पे बाहर निकल जाता है। ये जो हमारे पास अब सेकेंडरी योक सैक बना था ना, ये हमारे पास लाइंड होता है क्यूबॉइडल एंडोडर्मल सेल्स से, और इसके अलावा हमारे पास इसको हम डेफिनेटिव योक सैक भी कह देते हैं और सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल भी कह देते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बात की है कि ये सिस्ट जो थी ना जो हमारे पास यहाँ पे बन गई थी, ये हमारे पास सून डीजनरेट कर जाती है और डिसअपियर कर जाती है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा ये जो सेकेंडरी योक सैक बनती है ना ह्यूमंस के अंदर, इनके अंदर कोई भी योक नहीं होती है। ठीक है, ये योक सैक तो कहलाते हैं लेकिन इसमें कोई योक नहीं होती है। योक जो होती है ना वो फिर ना उसके फंक्शन वो तो ना बाद में वो उनमें एनिमल्स में होती है बर्ड्स वगैरह में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे योक सैक के फंक्शन होते हैं जो कि हम आगे पढ़ लेंगे। अब कंप्लीशन ऑफ द इम्प्लांटेशन, अब देखें हम तो सामने ना ये तो बहुत ही आसान है ना, हमने देखा था कि ना शुरू में ही हमने देखा था 6th डे के ऊपर इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन में उन्होंने स्ट्रेटम फंक्शनल जो यूट्रस की ना वो है ना लेयर उसके ना पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने देखा था कि ना वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे जो कि एंडोमेट्रियल जो ना सारे स्ट्रोमा था उसको ना तोड़ रहे थे और अंदर इम्प्लांटेशन करते जा रहे थे। बाय द एंड ऑफ द 9th डे ना हमारे पास तकरीबन सारा का सारा ना वो अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे ना वो ना यहाँ पे दिखाया हुआ ये अंदर पहुंच जाता है, और हमारे पास अब जो यहाँ पे ना एक पेनिट्रेशन डिफेक्ट रह जाता है जहाँ से यानी एंटर होता है ना वो पेनिट्रेशन डिफेक्ट रह जाता है। उस पेनिट्रेशन डिफेक्ट को कवर करती है एक हमारे पास एमॉर्फस मटेरियल का प्लग बना होता है, उसको हम कह देते हैं, वैसे तो उसका नाम फाइब्रिन कोएगुलम होता है, यहाँ पे उसे कोएगुलेशन प्लग कहा हुआ है। ठीक है, ये कोएगुलेशन प्लग कर देता है। इसके बाद ये कोएगुलेशन प्लग जो है ना वो ना तो आगे बढ़ता जाता है और उसके बाद कोएगुलेशन प्लग फिर छोटा होता जाता है जैसे वैसे वक्त बढ़ता है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द 12th डे तक हमारे पास क्या होता है, वो ना सरफेस एपिथेलियम के जो सेल्स है ना वो ये हमारे पास वो जगह सरफेस डिफेक्ट की भी ले लेते हैं और वो ना प्लग हमारे पास एंड हो जाता है।
यहाँ तक ये इम्प्लांटेशन की बात हुई, उन्होंने कहा अब ये जो हमारे पास ना बाहर ना अब जैसे जैसे हमारे पास इम्प्लांटेशन हो रही थी ना, तो हमारे पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट जो था ना, वो देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा था। अब वो बढ़ता जा रहा था ना, तो उन्होंने कहा ये हमारे पास ना एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है, HCG जिसको हम कह देते हैं हमारे पास, वो क्या है जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब ये हमारे पास ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का काम क्या है, ये हमारे पास ना उन्होंने कहा है कि ब्लड, मैटरनल ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, और मैटरनल ब्लड के अंदर एंटर होकर फिर ये ओवरी तक जाता है, जहाँ पे इसने कॉर्पस ल्यूटियम को बताना होता है कि कॉन्सेप्शन हो गई है, अब आपने ख़त्म नहीं होना है, डीजनरेट नहीं होना है। अब वो हमारे पास फिर क्या कहते हैं, ओ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करती है पहले 3 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये मेंटेन करती है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी को। उसके बाद हमारे पास है कि ना, अब ये मैटरनल ब्लड में एंटर हुई थी ना, वहाँ से ये मैटरनल यूरिन के अंदर भी चली जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में, कि हमारे पास ये जो है ना HCG है ना, ये हमारे पास ना मैटरनल यूरिन के ज़रिए जब निकलती है, तो हम ना जब ना वो मैटरनल यूरिन के लिए वो स्ट्रिप्स होती हैं, उनसे जब चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ना अगर उसमें HCG होगा तो हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये होगा, इस तरह हम 13th या 14th डे के ऊपर ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो दूसरी तरफ एंडोमेट्रियम होती है ना, वो भी हमारे पास ना कुछ रिएक्शंस शो करती है इम्प्लांटेशन के ना रिस्पॉन्स में, उनको हम कह देते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना एंडोमेट्रियम के, वो एनलार्ज कर जाते हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो ना भर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास वो जो सेल्स होते हैं उनको हम फिर डेसिडुअल सेल्स कह देते हैं। डेसिडुअल उनके दरमियान वो हमारे पास ना जो सेल्स थे उनके दरमियान में वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वो जो होंगे ना टिश्यू, वो हमारे पास ना एडिमेटस हो जाएंगे, एडिमा उनमें आ जाएगा। ये सारे रिएक्शंस को हम कह देंगे कि ये हमारे पास मिला के डेसिडुअल रिएक्शन कहलाते हैं। और ना ये जो हमारे पास एंडोमेट्रियम है ना, अब इसे डेसिडुआ कहेंगे, यानी हमारे पास जो प्रेगनेंसी का एंडोमेट्रियम होती है उसे हम डेसिडुआ कह देते हैं। मेजर पार्ट इस डेसिडुआ का हमारे पास ना चाइल्ड वो बर्थ के दरमियान में हमारे पास ना वो ना जो हमारे पास सारा का सारा ना एक्सक्रीशन होती है, तो उससे हमारे पास उस ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे पास ना सिर्फ इसका जो बेसल पार्ट होता है ना, वो रह जाता है, जिधर से हमारे पास फिर ये रीजनरेट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यूनर सिस्टम एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। तो हमारे पास ना ट्रोफोब्लास्ट की बात हमने पहले वहीं बता दी थी कि डे 9 जब हम पढ़ रहे थे, कि हमारे पास 9th डे के अंदर ना सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में कुछ वैक्यूल्स बनने लग जाएंगे, जो कि फ्यूज़ होकर हमारे पास फिर ट्रोफो ना लैक्यूनाई बना देंगे, इसलिए हमारे पास लैक्यूनर सिस्टम बन जाएगा। फिर हमारे पास ये जो लैक्यूनर सिस्टम है ये प्रोलिफरेट करेगा, और उसके बाद ये एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क बना देगा, और फिर हमारे पास ना ये जाके फिर हमारे पास क्या होगा कि ये कुछ ना सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कुछ ना वो करेंगे, सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे, जिससे हमारे पास जो मैटरनल ना कैपिलरीज है ना, वो हमारे पास ना कंजेस्टेड और डायलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। वो कंजेस्टेड डायलेटेड कैपिलरीज को हम मैटरनल साइनोसाइड्स कह देते हैं। फिर वो हमारे पास लैक्यूनी साइनोसाइड से कॉन्टीन्यूस हो जाएंगी। फिर हमारे पास वो साइनोसाइड से कॉन्टीन्यूस जब हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारे पास ये देखें, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये लैक्यूनी जो है ये साइनोसाइड से कॉन्टीन्यूस होगी, तो हमारे पास जो ना मैटरनल ब्लड होगा ना, वो हमारे पास इसके अंदर से फ्लो करेगा पूरी तरह। और उसके बाद फिर वो हमारे पास जब इसके अंदर से फ्लो करेगा, तो हमारे पास एक प्रिमिटिव यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बन जाएगी। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ना हमारे पास आर्टरीज से ब्लड आएगा भी, और उसके बाद फिर वीनस सिस्टम से ब्लड वापस भी उधर से चला जाएगा, तो हमारे पास ना ये पूरा लैक्यूनर सिस्टम से ना हमारे पास ब्लड फ्लो करता जाएगा। तो ये हमारे पास जितना ये प्रिमिटिव यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बना देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द सेकंड वीक तक ना हमारे पास जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होता है ना, वो कुछ बाहर की तरफ ना प्रोट्यूड करते रहते हैं, ठीक है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में। तो ऐसे होता है कि कॉलम्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट के, जिनके गिर्द हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर बन जाती है, थिकनिंग लेयर। तो इस सारे को हम कहते हैं कि हमारे पास है जी कोरियोनिक विलाई। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे प्रिमिटिव कोरियोनिक विलाई, हमारे पास ना साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर ना प्रोड्यूट कर रहे हैं, और हमारे पास यूँ बन रहे हैं। ये हो गई चीज़। और उसके बाद एंड में उन्होंने कहा कि हमारे पास ना पहले हमारे पास स्टार्ट में ये सर्कुलर होता है, जो हमारे पास जो ना एम्ब्रियोनिक जर्म डिस्क बनी थी, ठीक है। फिर क्या होता है हमारे पास कि ये जर्म डिस्क जो होती है ना, ये ओवल शेप्ड हो जाती है, और फिर हमारे पास जो इसका हेड वाला रीजन होता है ना, वो हमारे पास वाइडन होता जाता है, और जो हमारे पास इसका टेल वाला रीजन है ना, कॉर्डल रीजन, वो हमारे पास ना नैरोअर होता जाता है। तो ये एक पियर सी शेप्ड ले लेता है, ठीक है, पियर शेप्ड ले लेता है। तो ये हमारे पास था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट।